नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 23 अगस्त, जो फटाफट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के आंकड़े के साथ साथ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत की कूटनीतिक दबाव और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने को बेताब पाकिस्तान। 88 संगठनों पर लगाया बैन। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम के घर को भी पूरी तरीके से किया प्रतिबंधित। आपको बताएंगे कि कैसे व्हाइट हाउस में रह रहा है दाऊद इब्राहिम, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच चीन ने अब रूस के रूलर ऑफ ईस्ट पर दावा ठोका। क्या भारत अमेरिका के साथ आ सकता है रूस? ये एक बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कैसे चीन अब तानाशाह बन रहा है। इसके साथ ही चंद्रयान 2, अच्छी खबर, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अगले चंद्र मिशन को लेकर तैयार की जमीन, भेजी महत्वपूर्ण तस्वीरें। भारत के लिए एक अच्छी खबर। तो वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ताइवान पर एक बार फिर से चीन हमले करने जा रहा है। 20 फाइटर जेट भेज चुके हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि विध्वंसक हो सकता है चीन के लिए। तो सब कुछ खबर जानेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों को चुन चुन कर दिया मुंह तोड़ जवाब। आपको बताएंगे कि कैसे विधानसभा में एक अटैक किया है। ब्राह्मणों पर हो रही सियासत को लेकर भी सीएम योगी का बड़ा बयान। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर राजस्थान से भी निकल के आ रही है और कुछ एक बड़ी अपडेट खालिस्तान को लेकर भी निकल के आ रही है। और कल जिस तरीके से आईसिस के आतंकी मिले थे, यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट कोविड-19 के आंकड़े हम समझ लेते हैं। दरअसल देश भर के जो हालात हैं वो लगभग 30,43,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी करंट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है देश भर में 30,43,000 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 70,000 मामले सामने आए हैं। तो मृतकों की संख्या 56,845 हो चुकी है। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 22,80,000 करीब हो चुका है। तो वहीं एक्टिव केसेज 7,06,000 करीब वर्तमान में एक्टिव केसेज है। तो ये देश भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने को बेताब पाकिस्तान। 88 संगठनों पर लगा दिया बैन। दरअसल पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने की खातिर आखिरकार 88 प्रतिबंधित आतंकी समूहों, हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे समूहों की आकाओं की कड़ी वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट ने शनिवार को दावा किया है कि पेरिस स्थित फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था। इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कार्य योजना भी लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोरोना वायरस महामारी के कारण इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई थी। अब पाकिस्तान सरकार ने 18 अगस्त को 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद जैसे मोहम्मद प्रमुख, मसूद अजहर और अंडरवर्दान दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि इसमें भारत की भी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। लगातार जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था, और इसी की वजह से अब आखिरकार मजबूर होकर पाक को ये कदम उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि कराची के व्हाइट हाउस में रहता है दाऊद इब्राहिम, उसके पास 14 पासपोर्ट हैं। पाकिस्तान ने ये बड़ा खुलासा स्वयं वो पहली बार इस बात को एग्री किया है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर है। आपको बता दें कि चीन ने रूस के रूलर ऑफ ईस्ट पर ठोका दावा। जी हाँ, बढ़ सकती है रूस और चीन की टेंशन। दरअसल चीन पूरी तरीके से तानाशाह हो चुका है और दुनिया को जीतने का ख्वाब रख रहा है। यही कारण है कि अब चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर चर्चा की और दुनिया को चीन की विस्तारवादी नीति से आगाह किया, तो वहीं अब चीन ने अब अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते हुए रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर दावा ठोका। अब इसके बाद एक और ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश के साथ एक और नए जगहों पर दावा ठोक दिया है। चीन अब ईस्ट ऑफ ईस्टर यानी रूल ऑफ ईस्टर पर भी दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि रूस ने सीधे तौर पर चीन को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल व्लादिवोस्तोक और ये दोनों शहर रूस के पारंपरिक शहर हैं और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। ऐसे में चीन हो या फिर दुनिया का कोई देश हो,
अगर हमारी भौगोलिक स्थिति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो इसका खतरनाक परिणाम भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब रूस भी चीन की चाल को समझ चुका है। यही कारण है कि अब रूस भारत की तरफ ज़्यादा हर एक मसले पर भारत को याद कर रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अच्छी खबर यह है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अगले चंद्र मिशन को लेकर तैयार की जमीन भेजी महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल भारत भले ही चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने में असफल हो गया, लेकिन इस अभियान के दौरान ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। इससे चांद की सतह पर लैंडिंग के अगले प्रयास के अवसर बढ़ गए हैं। दरअसल ऑर्बिटर ने चांद की सतह की तस्वीरों को जमा किया है। इन तस्वीरों की मदद से भविष्य में होने वाले चंद्रमा मिशन में सफलता हासिल की जा सकती है, क्योंकि तस्वीरों से चांद की सतह की सटीक जानकारी हासिल हुई है। ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई तस्वीरों से लैंडिंग की सतह के बारे में पता चलेगा और लैंडिंग में आसानी होगी। ऑर्बिटर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान ऑर्बिटर ने चंद्रमा के 4400 चक्कर पूरे किए। इसके साथ ही 1056 वर्ग किलोमीटर को कवर करके 22 तस्वीरों को भेज दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई, अच्छी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन ने अब ताइवान पर हमले के लिए 20 से ज़्यादा फाइटर जेट भेजे। अमेरिका ने कहा है कि इस बार चीन को नहीं छोड़ेंगे, विध्वंसक होगा ये अटैक। आपको बता दें कि रॉयटर्स के अनुसार एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पीपल लिबरेशन आर्मी कठोर रवैया व्यक्त कर रही है। चीन लगातार अब अपने आक्रामक रुख ताइवान को लेकर आक्रामकता बढ़ा रहा है और यही कारण है कि ताइवान पर अब लगभग 10 से ज़्यादा फाइटर जेट्स 20 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ताइवान की तरफ भेज चुका है और अटैक को लेकर कभी भी अटैक कर सकता है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर किसी भी तरीके से एक बम भी गिरा तो ये चीन के लिए विध्वंसकारी होगा और आने वाले समय में चीन को परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसे में अमेरिकी सेना भी अपने खतरनाक बॉम्बर को चीन के आसपास और ताइवान को घेरे में ले लिया है। ऐसे में समुद्र में एक बहुत खतरनाक स्थिति बन चुकी है और अटैक को लेकर कभी भी अटैक हो सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि यूपी में ब्राह्मण सियासत पर पहली बार बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है। जी हाँ, यूपी विधानसभा शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। शनिवार को कई अहम विधेयक पास कराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ब्राह्मण सियासत पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि पुराने किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि समाज को बांटने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्हें राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जो लोग आज जातिवाद का नारा लगा रहे हैं, जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के नीरज मिश्र के नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को सिर काट कर घुमाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफ़ी नहीं मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो तिलक और तराजू के बात करके इस समाज को बार बार गाली देते हैं, आज नए रूप में उमंग के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और आज यही लोग हैं जो आज 10% आरक्षण सामान्य लोगों के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, गरीब लोगों का, और ये परशुराम की मूर्ति लगाने का ढोंग करते हैं। भगवान परशुराम और भगवान राम में तात्विक रूप में कोई भेद नहीं है, लेकिन आज ये पार्टियां इनमें जातिवाद को बढ़ा करके जातिवाद में फोड़ना चाहती हैं। तो सीएम योगी ने जमकर हमला किया है। संजय सिंह पर भी उन्होंने संजय सिंह को नमूना बताया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली छोड़कर यूपी में कई नमूने आ चुके हैं और वे कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर हमने क्या किया, कोरोना को लेकर जो हमने किया वो दिल्ली सरकार नहीं कर पाई। तो सीएम ने योगी ने एक एक करके करारा जवाब दिया और कल विधानसभा में सीएम योगी का भाषण भी पूरा हिट था। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि राजस्थान पॉलिटिक्स व्हिप जारी होने के बाद भी नदारद थे बीजेपी विधायकों पर गिर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में दरअसल व्हिप जारी हुआ था कब, जब विधानसभा में बहुमत परीक्षण हो रहा था तब राजस्थान में 4 विधायक बीजेपी के उस बहुमत परीक्षण के समय गायब थे। अब माना जा रहा है, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार ये एक सोची समझी रणनीति थी अशोक गहलोत की, और ये बीजेपी विधायक वसुंधरा गहलोत के खेमे के थे और ये चारों गायब थे।
हालांकि अब केंद्रीय नेतृत्व की बात करें और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर मध्य प्रदेश, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष इन पर गाज भी गिरा सकते हैं और इनकी सदस्यता भी हटाई जा सकती, छीनी भी जा सकती है बीजेपी से। इसलिए अब बीजेपी एक्शन के मोड में आ चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बिहार में लालटेन और ढिबरी की जरूरत खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज बिहार में लालटेन और ढिबरी की जरूरत समाप्त हो गई। वर्ष 2005 के पहले बिहार में लोग लालटेन और डिबरी से काम चलाते थे, लेकिन अब बिजली की निर्बाध उपलब्धता से इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। लोगों को सुविधाएं मिलने से इच्छाएं बढ़ गई हैं। हम इसे समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में न्याय यात्रा के दौरान शाम में जब हम लोग कहीं से लौटते थे तो बिल्कुल अंधेरा रहता था, सड़क किनारे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता था। अब चारों ओर रोशनी रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रातों रात सड़कों पर हम घूम सकते हैं। सीएम योगी ने आरजेडी पर लालू के जंगल राज पर हमला बोला। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि खालिस्तानी झंडा फहराने का मास्टरमाइंड पकड़ से अभी भी बाहर, सवालों के घेरे में गिरी कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार। आपको बता दें कि 14 अगस्त को राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने व जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल पर खालिस्तान का झंडा फहराने के मामले में पंजाब पुलिस घिरती नजर आ रही है। इस मामले में मास्टरमाइंड की पहचान होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ही महाराष्ट्र की पंजाब की कांग्रेस पार्टी सरकार पर भी खड़े सवाल हो रहे हैं। उनका कहना है कि क्या सरकार देश विरोधी तत्वों का यहाँ पंजाब में फल फूल रही है, पोषण कर रही है। आखिर क्यों अभी तक ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया जो एक देश में दो देश खालिस्तान जैसे देश की मांग कर रहे हैं। ऐसे कोई भी लोग उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो देश विरोधी मुहिम में शामिल होते हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब की अभी तक ऐसे अराजक तत्वों और देश विरोधी तत्वों को गिरफ्तार न की कर स्वयं में घिर गई है और बीजेपी भी लगातार हमलावर है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि दिल्ली में पकड़े गए आतंकी का यूपी में गांव में सील, यूपी के गांव को सील कर दिया गया। पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। किसी के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आईसिस के राष्ट्रीय संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ की दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीसीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पूरे प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के निर्देश दे दिए हैं। संदिग्ध आतंकी यूपी के बलरामपुर जिले के वतरौला कोतवाली क्षेत्र के बढ़ाया भौसिया गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली में एटीएस के टीम गांव पहुंच गई और कई लोगों से पूछताछ भी की। जानकारी के मुताबिक गांव में कई थानों की पुलिस भेज दी गई है। पूरा गांव को सील कर दिया गया है। ग्रामीणों के गांव से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। बढ़ाया के अबू यूसुफ का घर है, उसके 500 मीटर के आसपास किसी को भी अपने आने जाने नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि जेजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जननायक जनता पार्टी ने संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली सूची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 12 पदाधिकारी और 3 प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर केसी वांगड़ा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरदार निशान सिंह को फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ये हरियाणा से बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी केस में लखनऊ की विशेष अदालत को 30 सितंबर तक फैसला सुनाने को कहा है। दरअसल बाबरी विध्वंस आपराधिक मामले में लखनऊ की विशेष अदालत का फैसला 30 सितंबर तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एस.के. यादव की ट्रायल की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद मामले की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। पहले 31 अगस्त तक का समय सीमा था। ट्रायल पूरी करने के लिए मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं और इसी को देखते हुए 30 सितंबर तक यह अंतिम डेट रख दी गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी के साथ बढ़ रही हलचल के बीच बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि अगले साल से सूबे में पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के बीच बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी ने ममता के पुराने औजार को नई धार देने का भी काम किया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दीदी के बोलो, यानी जो कैंपेन लॉन्च किया था कि दीदी के बोलो मतलब यानी ममता दीदी को बताओ,
कैंपेन के जवाब में बुधवार को भाजपा ने भी बड़े स्तर पर अपने कैंपेन का लॉन्च कर दिया। भाजपा ने इसका नाम दिया है कि दुर्नीतिर विरुद्धे दिलीप दा, मतलब दिलीप दा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कैंपेन प्रोग्राम बीजेपी के इससे बड़े अभियान का हिस्सा ही है। ये बड़ी खबर है। दिलीप घोष को मुख्यमंत्री के चेहरे पर बनाए गए। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के संतों ने एक बार फिर से उठा दी मांग, सीबीआई से हो पालघर हत्याकांड की जांच। दरअसल आपको बता दें कि जूना अखाड़े के बाद अयोध्या के संतों ने भी पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रामनगरी के संत महाराष्ट्र पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस के सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई से जांच कराने के फैसले के बाद अब कई और मामलों में महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर पालघर में साधुओं की हत्या मामले की जांच भी सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर अयोध्या के साधुओं ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसका ऐलान इस जल्द से जल्द सीबीआई के हाथों में सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी उद्धव ठाकरे की पुलिस पर अब अयोध्या के साधु संतों का भी थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रह गया। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े 2,29,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, 2,29,54,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 8 लाख के आंकड़े पार कर गई। यूनाइटेड स्टेट में 56,45,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,75,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 35,32,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,13,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 29,75,000 कन्फर्म केसेस, तो 55,000 करीब लोगों की मौत होगी। तो ये दुनिया भर के कोविड-19 के बढ़ते आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर हुई इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।